गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? यूरोपीय संघ, आसियान और चीनी अर्थव्यवस्था। इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे। एक पार्ट में हम इंट्रोडक्शन यूरोपियन संघ पढ़ेंगे और दूसरे में आसियान और चीनी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। तो देखिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, विकल्प के रूप में कोई भी सत्ता पे काबिज हो सकता है। सत्ता किसी एक का नहीं। ये आने वाले दिनों में बदलते रहते हैं। कल किसी और का सत्ता था, आज किसी और का है, कल किसी और का। एक समय चल रहा था कि विश्व में वर्चस्व के रूप में इंग्लैंड बहुत सारे देशों पे शासन कर रहा था। भारत उसमें से भी एक था। फिर एक समय आया सोवियत संघ, रूस का और अमेरिका का। ये दोनों के बीच में चलने लगा टकराव कि कौन महाशक्ति है पूरे देश वर्ल्ड में, सोवियत संघ है या अमेरिका है। ये दोनों के बीच में बहुत टकराव चले। फिर समय बदला, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, फिर बन जाता है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ जाता है। अभी के दौर में देखा जाए तो अमेरिका तो वर्चस्व में है ही, लेकिन उसके विकल्प के रूप में रूस है, भारत है, चीन है, फ्रांस है। बहुत सारे देश हैं जो अपने आप को महाशक्तिशाली बना सकते हैं आने वाले समय। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन संघ, आसियान और चीनी अर्थव्यवस्था। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसा हमने बताया, सत्ता कभी एक केंद्र पे नहीं रहती और ये एक छलावा है कि हाँ, अगर कहा जाए कि सत्ता किसी एक का है, तो ये एक छलावा है, ऐसा नहीं होता। कभी कोई राज्य ऊपर चढ़ता है तो कभी उसके बाद उसका पतन हो जाता है। कभी रोम वालों का प्रभुत्व था, फिर जर्मन लोगों ने भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो आधुनिक युग में यही श्रेय फिर गया ब्रिटेन के पास। फिर अंग्रेजों ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि उस समय सूर्यास्त नहीं होता था। कहा जाता था कि कभी भी इंग्लैंड का सूर्यास्त नहीं होगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की शक्ति चूर चूर हो गई। अब अगर बात किया जाए तो फिर आया उसके बाद, ब्रिटेन के बाद अमेरिका और सोवियत संघ, दो विरोधी महाशक्ति। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया दोस्तों। और विघटन होने के बाद प्रभुत्व किसका बचा? अमेरिका का। जब विघटन होने के बाद प्रभुत्व बचा अमेरिका का, तो इसीलिए कहा जाता है कि 1945 के बाद दो ध्रुवीयता आए। पूरा विश्व दो ध्रुवीयता में बट गई, दो गुट में पूरा विश्व बट गई। एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। एक था समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था, एक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा, अगर जो कोई तीसरी दुनिया का उदय की अगर बात करें, तो एक दुनिया वो था कि वो सब देश जो अभी अभी विकासशील देश थे, नए नए आजाद हुए थे, उसको अपना लोकतंत्र स्थापित करना था, अपना सत्ता बनाना था, अपना वर्चस्व करना था और अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनानी थी। उसमें एक भारत भी था। तो भारत की अगुवाई में एक आंदोलन के रूप में एक कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है भारत और कुछ अन्य देश मिलके। मिस्र वगैरह, भारत, ये सब मिलके एक गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है। तो ये मिल गया तीसरा ऑप्शन। एक हो गया था यूएसए का, दूसरा हो गया था यूएसएसआर का, और तीसरी जो नीति थी, न तो इनकी नीति मान रहा था न इनकी नीति मान रहा, तीसरी था गुटनिरपेक्षता। गुट निरपेक्षता की नीति जो भारत ने अपनाया था, जिसमें दोनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था था, यूएसए का भी और यूएसएसआर का भी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साथ साथ साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसी चीजों को हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सभी विवरण से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि सत्ता के जो केंद्र है ना, ये बदलते रहते हैं। और ये पूरी जो सत्ता का केंद्र किसी एक पंचायत में, किसी एक जिला में, किसी एक राज्य में, किसी एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे विश्व लेवल की बात कर रहे हैं। तो सोवियत संघ के बाद पूरी दुनिया, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया पूरी दुनिया में उसके विघटन के बाद। इसी समय क्या हुआ? कुछ देशों का उदय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ, जिसमें एक था यूरोपियन संघ और दूसरा था आसियान। ये सब कुछ देश मिलके आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें अपनी आपस की आर्थिक विकास, आपसी सहयोग, ये सब की बात करते हैं। उसके तहत इन्होंने नीति बनाई। जैसे यूरोपियन संघ, तो यूरोपियन संघ का ये झंडा है, इसमें उस समय 28 देश थे।
एक यूरोपियन संघ बना, एक इसका पर्पस क्या था, राजनीतिक और आर्थिक संघ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं आप नाटो से इसको कंपेयर नहीं कीजिएगा। नाटो एक सैन्य संगठन, नाटो का मतलब है कि एक देश पे अगर कोई हमला करता है तो सभी देश मिलके उस पे हमला करेंगे और सभी देश उस हमले को अपने ऊपर लाएंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन वैसा नहीं। यूरोपियन यूनियन का मतलब था राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने देश का, अपने सभी सहयोगी देशों का विकास करना। तो इसमें यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 देश यूरोप के शामिल हुए और इसका उद्देश्य क्या था, सभी सदस्य देशों के बीच में आर्थिक सहयोग, एकल बाजार और सदस्य देशों के नागरिकों के लिए स्वतंत्र आवाजाही, काम, व्यापार और सुविधाएं प्रदान करना। मतलब एक देश के लोग, ये 28 यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देश आपस में एक देश से दूसरे देश जा सकते थे बिना वीजा पासपोर्ट के, एक तरीके का बाजार तैयार कर सकते थे, आर्थिक सहयोग बढ़ा सकते थे, व्यापार की सुविधा बढ़ सकती थी। जो वहां के नागरिक हैं एक देश से दूसरे देश, वो कहीं जाके व्यापार कर सकते थे। तो ये सबको लेकर के इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों, 1991 में। तो इसके विघटन के बाद यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आया। इसकी नीति क्या थी, इसकी जो मुख्य जो नीति थी वो विदेशी नीति थी, समान विदेशी नीति और सुरक्षा नीति थी। आंतरिक मामले और न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा का चलन। आंतरिक मामले, अगर किसी एक देश के अंदर कुछ अंदर का मामला चल रहा है, अंदरूनी मामला चल रहा है, तो उस समय एक देश दूसरे देश को मध्यस्थता करके या उसको एक उचित तरीके से सहयोग करके उस मामला को शांत करना। कुछ भी न्याय से रिलेटेड मामला हो, आपसी कोई देशों के बीच में व्यापार का मामला हो, या कुछ भी हो, इस पे विचार करना, उस पे सही तरीके से सहयोग करके न्यायपूर्ण फैसला देना। अगला एक जो मेन इंपॉर्टेंट था, मुद्रा का चलन, समान मुद्रा का चलन। समान मुद्रा का चलन कि जैसे 28 देश है तो बहुत सारे देश की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, ब्रिटेन की करेंसी यूरो है, अमेरिका की करेंसी डॉलर, रूस की करेंसी रूबल है। तो इसी तरीके से सभी देशों की करेंसी अलग अलग थी। तो भाई जब व्यापार करेंगे तो सभी लोग अपने पैसे देंगे। तो ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर सभी लोग एक करेंसी का उपयोग करेंगे, उसका नाम उन्होंने सजेस्ट किया यूरो। तो इन्होंने यूरो को चुना। यूरोपीय संघ के अंदर 28 संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुत्व राष्ट्र का मतलब आपस में धनी बुढ़ी अच्छे जीडीपी वाले, अच्छे इकोनॉमिक वाले सारे राष्ट्र हैं, 28 के 28। इस समय जो 3 राष्ट्र आधिकारिक तौर पे इसकी सदस्यता की प्रतीक्षा में है अभी, जिसमें एक तुर्की भी है। 31 जनवरी 1920 को, 31 जनवरी 1920 को, ये याद रखिएगा डेट, 31 जनवरी 1920 को यूरोपियन संघ से ब्रिटेन संसद ने बाहर निकलने की घोषणा कर, जिसको बोला गया था ब्रेग्जिट। ठीक है, ब्रेग्जिट के नाम से एक नाम दिया गया है इसको, जिसमें ब्रिटेन का संसद मतलब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। कैसे बाहर हुआ उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यूरोपियन संघ की विशेषताएं की अगर बात करें तो इसका एक अपना झंडा है, यूरोपियन यूनियन का अपना झंडा है। इसका एक अपना स्थापना दिवस है जो 1992 में का है। एकल बाजार और एकल मुद्रा, एकल मुद्रा क्या है, इसने चुना यूरो। तो कई सदस्य देशों में जो प्रयोग किया जाता है, यूरोपीय संघ के सदस्य के नागरिक बिना वीजा एक दूसरे देश में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन के सभी जो 28 देश हैं उसी देशों के अंदर, अगर कोई एक देश का नागरिक है, कोई दूसरा देश जाना चाह रहा है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने 28 देश हैं बिना वीजा के एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। जैसे अगर भारत को अभी नेपाल जाना है तो भारत नेपाल बिना वीजा के जा सकता है, भारत के कोई भी नागरिक, और नेपाल के भी कोई भी नागरिक बिना वीजा के भारत आ सकता है। सभी सदस्य देश अपने अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए फंडिंग करेंगे, यूरोपियन यूनियन को सहायता करेंगे फंडिंग करके। जैसे कि एक यूरोपियन यूनियन ने एक विभाग बनाया, सभी तरीके से उस विभाग में फंडिंग की जरूरत है। और फंडिंग का मतलब भाई कि आप अपना पैसा यूरोपियन यूनियन में लगाइए। जब आप अपना पैसा यूरोपियन यूनियन में लगाइएगा तो हमें जब भी जरूरत होगी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के लिए, एक समान नीति के तहत उस पैसे का हम उपयोग करेंगे। अगला इसका जो विशेषता था, मानव अधिकारों का संरक्षण। मानवाधिकार का संरक्षण बहुत जरूरी है। लोकतंत्र
सार्वत्रिक जो मूल्य है उसकी प्रसार करनी। मानवाधिकार का मतलब कि अगर किसी 28 देश में किसी एक देश के अंदर अगर उसकी सरकार वहां के नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, न्यायपूर्ण तर्क संगत कोई न्याय नहीं दे रही, जो बेसिक नीड है वो उसकी पूर्ति नहीं कर रही, तो ये सब चीजों को लेकर के एक लोग दूसरे लोग से लड़ाई कर रहे हैं, उसको पक्षपात तरीके से फैसला दिया जा रहा है। तो ऐसे में मानव अधिकार का हनन होता है। तो इनका एक प्रयोग ये भी था इसमें कि मानव अधिकारों का संरक्षण भी करेंगे और जो लोकतंत्र है सभी देशों का उसको सही तरीके से लागू करेंगे, और उसके जो लोकतंत्र का जो मूल्य है उसको सभी देशों के बीच में आपस में सभी एक उत्प्रेरण के रूप में एक सभी लोगों को प्रेरित करके लोकतंत्र मानने के लिए और लोकतंत्र में के दायरे में रह के काम करने के लिए प्रसार करना। बाहरी सुरक्षा और रक्षा सहयोग। अगर कोई देश 28 में से कोई भी देश के साथ अगर जो बाहरी मामला खराब होता है किसी अन्य देशों के साथ जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, तो उसमें आपसी सहयोग करेंगे और बाहरी सुरक्षा से सहयोग करेंगे और आर्थिक मतलब रक्षा में सहयोग में रहे। मिलाकर जितने भी है, एक होता है ना भाई, तुम मेरे साथ अगर मिल जाते हो तो मैं आपको हर क्षेत्रों में मदद करूंगा। लेकिन सैन्य ताकतों के लिए नहीं था, ये सैनिक संगठन नहीं था। ये मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया था 1992। फिर यूरोपीय संघ के नागरिकों को विशेष अधिकार और लाभ मिलते थे। जो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो नागरिक हैं उनको आपस में एक विशेष अधिकार और लाभ मिलते थे। जैसे वो किसी भी सदस्य देश में जाके बस सकते हैं और वहां जाके काम कर सकते हैं। तो एक नागरिक किसी भी देश में यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 28 के 28 देश हैं, कहीं भी एक दूसरी जगह जाकर के वो बस सकते हैं, इनके लिए कोई तरह की मनाही नहीं थी। एक बेसिक नियम के तहत आसानी से प्रक्रिया पूरी कर ली जाती। अगर इसकी कुछ और विशेषताएं की बात करें तो आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ बहुत अधिक विकास किया। ये सब क्षेत्रों में जब सभी देश एक बड़े बड़े एक तरीके से सभी संपन्न देश थे, और सभी संपन्न देश जब एक साथ मिल जाएं और एक रूप में एक दिशा में कार्य करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि उस ग्रुप का या उस संघ का विकास तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा था ये यूरो था। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी वो यूरो थी, जो विश्व व्यापार में अमेरिकी मुद्रा के 3 गुना अधिक हिस्सेदारी रखता था। जो अमेरिकी की मुद्रा है, करेंसी जो वहां की है डॉलर, तो उसके समय में अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर व्यापार किया जाता था तो यूरो का प्रयोग 3 गुना अमेरिकी मुद्रा से ज्यादा होता था। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य थे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे। कौन कौन? उसकी जो मतलब कि सुरक्षा परिषद था, उसमें 2 देश थे, एक था ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस इसके अस्थायी सदस्य थे। और अस्थायी सदस्य क्या है कि फाइनल डिसीजन लेने का मकसद मतलब फाइनल डिसीजन कौन ले सकता है? जो अस्थायी सदस्य देश हैं यूरोपियन यूनियन के। ठीक है। सैन्य ताकत की श्रेणी में यूरोपीय संघ की सेना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना किसकी है? यूरोपियन यूनियन की। संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग लगभग 550 परमाणु हथियार। रक्षा बजट के साथ साथ संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष विज्ञान बोले तो स्पेस साइंस में यूरोपियन यूनियन का दूसरा स्थान है वर्ल्ड में। तो ये सब इसकी काफी एक अच्छी नीतियां थी जिसके तहत इन लोगों ने काफी विकास किया इन क्षेत्रों। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सन 2016 ईस्वी में जीडीपी जो था 17,000 अरब डॉलर पार कर रहा था, जो लगभग जो है अमेरिका के जीडीपी के बराबर था यूरोपियन यूनियन का जीडीपी। अगर अभी की बात करें तो जीडीपी जो 2024-25 का है लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर है। 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अभी जीडीपी है यूरोपियन यूनियन का, जबकि यूएसए का जो है 30.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि कहीं अभी यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है। इसका एक कारण ये भी है कि जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया तो एक उसकी भी जो जीडीपी का था उसी में ऐड होता था, इसकी वजह से थोड़ा भी जीडीपी कम है, अदरवाइज ये अमेरिका के जीडीपी के बराबर रहा करता था। अब देखिए यूरोपीय संघ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है।
इसका जो मुख्य उद्देश्य है एकल बाजार, एक तरीके का बाजार उत्पन्न करना, निर्माण करना। इसमें कोई भी देश सदस्य अपने नागरिक अपनी वस्तु अपनी सेवाओं को बाजार में जाके बेच सकता है, एकल बाजार, किसी को कोई रोक टोक नहीं। और इससे क्या होता, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा इससे, और सदस्य देशों के बीच में जो आपसी एक कंपटीशन होता है वो कम होगा। अब जब कंपटीशन कम होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब इसकी मेन एजेंडा में से था, मुख्य उद्देश्य था। अगला क्या था, शांति और स्थिरता बनाए रखना, मानवाधिकार की रक्षा करना, और वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक मंच पे यूरोप की भूमिका को मजबूत करना। यूरोपियन यूनियन एक यूरोप को कहा जाए पूर्ण रूप से, ये उसको नेतृत्व करता है यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोपियन क्षेत्र को। तो वर्ल्ड लेवल पे यूरोप की भूमिका को मजबूत करना ये भी एक प्रमुख इनकी विशेषता थी। वर्ल्ड लेवल पे शांति सुरक्षा और विकास में योगदान देना, समान मुद्रा का चलन करना जिसमें सभी देशों की आर्थिक ढांचा मजबूत होगी। वीजा ट्रेवल फ्री करना, कोई वीजा नहीं लगेगा एक देश से दूसरे देश में जाने आने में, ताकि लोगों को आसानी हो व्यापार करने में या सामान खरीदने में। अब अगर हम बात करें कि यूरोपियन संघ की प्रमुख संस्थाएं क्या क्या है, यूरोपियन यूनियन की मेन संस्थाएं क्या क्या है, तो एक है इसमें यूरोपीय आयोग। तो देखिए, यूरोपीय आयोग का काम क्या है, यूरोपीय आयोग का काम है कानून को प्रस्तावित करना और नीति को लागू करना, कानून को प्रस्तावित करना और नीति को लागू करना। इसके सदस्य कौन होते हैं यूरोपीय आयोग का, प्रत्येक सदस्य देश से, जितने सदस्य देश है, मतलब अगर जो 28 सदस्य देश हैं, तो सभी सदस्य देश से एक एक आयुक्त होते हैं इसके सदस्य। किसके सदस्य, यूरोपियन आयोग का। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, इसके अभी भी जो प्रमुख है यूरोपियन आयोग के, ये है उर्सुला। ठीक है, ये है उर्सुला, जिनके साथ हमारे यूरोपियन यूनियन का संबंध भारत से भी ठीक ठाक है। तो लगभग सभी देशों के साथ व्यापार भारत का अच्छा है। ये एक मीटिंग की तस्वीर है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उर्सुला जी की। दूसरा जो इसका एक आयोग है, ये है संसद, यूरोपीय संसद। तो यूरोपीय संसद में सभी देशों के सदस्य हैं और जो चुनकर वहां से आए हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, यूरोपीय संसद का कानून बनाना और बजट पे कंट्रोल करना। जो भी बजट है, जो भी पैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर आ रहा है, उस पे कंट्रोल करने का मतलब ये है कि कितने पैसे आए, किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है वहां विकास करें। सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा, सभी सदस्य देशों के द्वारा चुने गए 705 सदस्य होते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के सदस्य में कितने सदस्य होते हैं, संसद में 705 सदस्य होते हैं। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है, स्ट्रासबर्ग, ब्रुसेल्स और लग्जमबर्गी में, लग्जमबर्गी में। ठीक है, तो ये था इसके यूरोपीय सांसद। अब अगला है यूरोपीय परिषद। तो देखिए, यूरोपीय परिषद की कार्य क्या है, इसका काम है, जो ये परिषद क्या करे, किसकी जरूरतें ज्यादा है, प्राथमिकता तय करती है, प्रायोरिटी सेट करती है, और उसी के अनुसार से नीति को निर्धारण करती है। तो किसी की प्रायोरिटी सेट करना ये किसका कार्य है, यूरोपीय परिषद का। सदस्य देशों के प्रमुख नेता इसके सदस्य होते हैं, जितने सदस्य देश हैं 28, सभी के प्रमुख नेता इसके सदस्य होंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब न्यायालय, न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर बात करें तो कार्य क्या है न्यायपालिका का, कानून की व्याख्या करना और उसका पालन सुनिश्चित करना, ये काम होता है न्यायपालिका का। तो सदस्य देश से एक न्यायाधीश होते हैं इसके सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य में कौन होते हैं, जितने सदस्य देश उसके सभी के एक न्यायाधीश। मुख्यालय कहाँ है, लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग में। ठीक है, न्यायालय का काम मुख्य रूप से क्या होता है, कानून की व्याख्या करना और उसका पालन सुनिश्चित करना। इसके सदस्य कौन होंगे, प्रत्येक देश से एक न्यायाधीश। मुख्यालय लग्जमबर्ग सिटी। तो अगर कोई पूछे कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका लग्जमबर्ग में। अब देखिए, एक संधि हुआ था, मैस्ट्रिच संधि जिसे बोला गया था, कि इसी समय ये एक तरीके से ये यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के सदस्य देशों के लिए एक संधि थी, जिसे नाम दिया गया था मैस्ट्रिच संधि। इसका जो आधिकारिक रूप से क्या था, कि यूरोपियन संघ संधि कहा जाता है इसे। यूरोपियन संघ की संधि किसे कहा जाता है, तो मैस्ट्रिच संधि को।
इसमें कहा जाता है यूरोपियन संघ की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, और ये कब हुआ था? 7 फरवरी 1992 को। तो इसी दिन को ये स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 7 फरवरी 1992 को। तो ये हुआ था नीदरलैंड के मैस्ट्रिच शहर में, और लागू कब हुआ था? 1 नवंबर 1993। तो इसे कहा जाता है कि आमतौर पे ये क्या है? यूरोपियन संघ की संधि है, और ये समझौता कहाँ हुआ था? नीदरलैंड के मैस्ट्रिच में। अब देखिए यूरोपीय संघ की नाकामी और कमजोरी। इसकी कमजोरी क्या रही? यूरोपियन संघ की विशेषता हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसकी जो कमजोरी जो मेन रही, जो सदस्य देशों के बीच में जो है ना, जितने सदस्य देश हैं, तो इन सदस्य देशों के बीच में आर्थिक विकास जो हुआ ना, इसका जो स्तर था अलग अलग। पश्चिमी यूरोप के देश जो थे वो ज्यादा विकसित थे, जबकि पूर्वी यूरोप के जो देश थे यूरोपियन यूनियन में, वो पिछड़े हुए थे, ये कम विकसित थे। तो इसके लिए जो है ना कहा जाता है, आलोचना की जाती है कि एक ही नीति सभी देशों पे समान रूप से लागू नहीं होती है, जिससे असमानता बढ़ गया। तो इसमें एक आलोचना इस रूप में भी होती है कि ये यहाँ पे आपस में जो है ना सहयोग करते हैं, विकास देशों को, जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छे हैं, उनको ये ज्यादा विकास पे ध्यान देते हैं। वैसी नीतियां कम बनाते हैं जिसमें सभी लोगों का फायदा हो। ये वैसी नीतियां बनाते हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन को फायदा हो। और एक और इनकी नाराजगी कुछ देशों की ये भी थी कि यूरो जो मुद्रा चलाया गया है ना, तो कुछ देश इसे लेकर नाराजगी जाहिर किए थे। इसका कारण प्रमुख रूप से ऐसे था कि अगर किसी देश का पहले से ही मुद्रा यूरो रहा और किसी देश का डॉलर है, तो जिसका यूरो रहा उसके लिए तो ठीक है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसका डॉलर है उसका, उसके लिए प्रॉब्लम्स की बात थी। तो ये भी कहा गया था कि सभी सदस्य देशों के लिए एक मुद्रा जो कर दिया गया, ये दिक्कत है। जिसका यूरो है उसका ठीक है, जिसका यूरो नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम्स है। जैसे स्वीडन और डेनमार्क जो था, ये जो दो देश थे, यो यूरो मुद्रा को नकार दिए थे maastricht संधि के समय। उसके बाद क्या? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूरोपीय संघ से बाहर निकलना इस बात का उदाहरण है कि कुछ देश सदस्य पहलुओं से असहमत थे। जो ब्रेक्जिट हुआ, जो ब्रिटेन मतलब कि यूनाइटेड किंगडम जो बाहर हुआ यहाँ से, ये भी एक इसकी प्रॉब्लम्स थी कि कहीं न कहीं कुछ तो अंदर खटपट चल रहा है। 1992 में यूरोपियन यूनियन बनता है और 2020 में यूके बाहर हो जाता है। ठीक है, यूके कह लीजिए, ब्रिटेन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इंग्लैंड कह लीजिए। तो जो ब्रेक्जिट के तहत ये जो बाहर हो जाता है ब्रिटेन, तो कुछ तो अंदर जो है वो ऊपर नीचे हो रही है बातें, जिसकी वजह से तभी तो कुछ लोग नाराज हुए। तभी तो ब्रिटेन जो एक अस्थायी सदस्य के रूप में था उसको बाहर होना पड़ा। कुछ आलोचकों का मानना ये भी है कि यूरोपियन संघ की जो संस्थाएं हैं ना, जनता से दूर है। ये संस्था जनता से दूर है और उनमें लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी। तो अगर विशेष रूप से बात करें तो युवा बेरोजगारी और कई सदस्य देशों में काफी बढ़ी, जिसके कारण क्या है, ये भी एक चिंता के विषय में। जहां भी बेरोजगारी की बात आ जाती है, बेरोजगारी का रूप में मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी सभी को मिलना, रोजगार के अवसर मिलने, उद्योग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये सब बहुत इसके कारण रहे। तो यूरोपीय संघ की जो शक्ति थी वो अब सीमित सी रह गई थी, उस लेवल की शक्ति नहीं थी जो शुरुआत में हुई थी और जिस सोच के साथ किया गया था ये। अब देखिए बात करते हैं कि यूरोपियन संघ से ब्रिटेन का अलग हुआ। ये कैसे अलग हुआ? ब्रेक्जिट इसको नाम दिया गया। ब्रेक्जिट, इसका अर्थ है कि ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से निकासी। जून 2016 से ये शुरुआत हुई। ये जो हवा पनपी, जो ये शुरुआत हुई, तो एक लोक निर्णय हुआ। लोक निर्णय का मतलब जनमत संग्रह करवाया गया। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने यूरोपियन संघ छोड़ने के लिए पक्ष में निर्णय किया। बहुत सारे ब्रिटेन के लोगों ने वोट किया कि हाँ, हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना चाहिए, हमें किसी के कंट्रोल में क्यों रहना, हम संपन्न देश हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि निर्णय क्या जो है, प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की इच्छा के खिलाफ है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे डेविड कैमरून। तो ये जब डेविड कैमरून चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन में रहें, लेकिन जब यहाँ पे बात आई कि भाई कुछ लोगों ने विचार जब उठने लगे, आलोचना होने लगी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, तो इन्होंने बोला ठीक है, हम अपने तरीके से अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। तो इन्होंने जनता से पूछा, वोटिंग करवाया, जिसमें 52% लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ, हमें इससे बाहर निकल जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन से, जबकि 48% लोग इसमें बोले कि नहीं ठीक है, इसी में रहते हैं। तो जो कि कम था, तो जिसका ज्यादा था उसका फैसला माना गया। तो
इसको एक अपनी नीति के तहत इन्होंने इनके साथ जब लोगों ने बोला ये चाहते थे कि हाँ यूरोपियन यूनियन में हम रहें, लेकिन जैसे ही फैसला खिलाफ आया कि नहीं 52% लोग चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन में नहीं रहे, तो इन्होंने अपना पद त्याग दिया था। और इसके बाद नई प्रधानमंत्री जो यहाँ के जो बने ब्रिटेन के, वो बने थेरेसा। थेरेसा नई प्रधानमंत्री है। तो लोक निर्णय के आधार पे ये सन 2017 में यूरोपियन यूनियन संघ का एक अधिनियम पारित किया गया। तो जब थेरेसा प्रधानमंत्री उस समय बन गई थी, तो थेरेसा ने इससे संबंधित एक पत्र 28 मार्च 1917 को 28 मार्च 1917 को एक पत्र पे हस्ताक्षर किए, जिसमें ब्रिटिश राजपूत टिम बैरो के द्वारा ये यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष जो थे उस समय डोनाल्ड टस्क के पास भिजवाया गया। टिम बैरो जो ब्रिटेन के राजदूत थे, ब्रिटिश राजदूत थे, इनके द्वारा सुरक्षा परिषद, जो यूरोपीय का परिषद था, यूरोपीय परिषद, सॉरी सुरक्षा परिषद तो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, सुरक्षा परिषद है यूनाइटेड इंडिया। तो यूरोपीय परिषद जो है, उसके जो अध्यक्ष थे डोनाल्ड टस्क, उनको इन्होंने भेजवाया हस्ताक्षर करके 28 मार्च 2017। और उसमें इसमें ये बताया कि और 25 नवंबर 2018 को यूरोपीय संघ के 27 देशों ने भी ब्रेक्जिट को समझौते को मान लिया कि हाँ ठीक है जी, ब्रिटेन अलग होना चाहता है, कर दो। तो अन्य जो 27 देश थे, 28 में से ब्रिटेन एक अलग हो गया, 27 देश जो बचे यूरोपियन यूनियन के, सभी ने सहयोग किया कि ठीक है इनको बाहर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। और 29 मार्च 2019 से यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहेगा, ऐसा डिसीजन हो गया सुरक्षा परिषद में, यूरोपियन परिषद में, थेरेसा के पत्र के बाद। जो पत्र यूरोपीय परिषद को भेजवाया गया था डोनाल्ड टस्क के द्वारा। और 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन अलग हो गया। तो ब्रिटेन कब अलग हुआ? 31 जनवरी 2020 को। और अगर जो बात की जाए ये जनमत संग्रह कब करवाया गया, तो जून 2016। इसके बीच के कुछ कार्यकाल है। तो इन्होंने पद त्यागा, फिर प्रधानमंत्री कौन बने? कैमरून। कैमरून के बाद थेरेसा। थेरेसा के ने एक पत्र का फाइनल ये भिजवाया कब? 28 मार्च 2017 को। किसके द्वारा भिजवाया? यूरोपियन परिषद में अपने राजदूत राजदूत के द्वारा, टिम बैरो राजदूत के द्वारा इन्होंने डोनाल्ड टस्क को भिजवाया। और उस समय डोनाल्ड टस्क थे यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष। फाइनली 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन अलग हो गया। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जनमत संग्रह होता क्या है, तो जनमत संग्रह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। इसे ही मत संग्रह या जनमत संग्रह भी कहते हैं, या जनमत कहते हैं। कि कोई भी अगर नियम कानून बनाने हैं जिसमें सभी देशों का हित अहित हो सकता है, वैसे कार्य के लिए जनमत संग्रह करवाए जाते हैं बहुत से देशों में, जैसे स्वीडन हो गया, बहुत सारे देशों में ये कार्य करवाया जाता है। ठीक है। तो देखिए, यूरोपीय संघ का जो गठन से पहले की घटना की अगर हम बात करें, जब इसका अभी गठन नहीं हुआ था यूरोपियन यूनियन का, तो थोड़ा सा इसकी क्यों ऐसा जरूरत पड़ा, क्यों हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों जो थे ना, उसकी अर्थव्यवस्था काफी दयनीय हो गई थी, युद्ध लड़ते लड़ते इन लोग। इसमें क्या हुआ कि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने 1948 में मार्शल योजना की शुरुआत। अमेरिका ने मार्शल योजना की शुरुआत। फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को, ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक बना। और इसके गठन के बाद यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देखा गया। तो यही सब चीजों को देखते हुए तो भाई अमेरिका मार्शल योजना बना रहा है, और हमें यूरोपीय केवल आर्थिक समुदाय में जब हमें हमारे देशों का ग्रोथ हो रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसा यूनियन बनाए जिसमें सभी देश शामिल रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आसियान के बारे में। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उस विद्यार्थी अर्थ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। इससे क्या है ना कि मनोबल बढ़ता है, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए दे सकें।